नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो ये कि कल्याण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। काबुल से देश लौटने की खुशी हमारे 400 भारतीयों को है जिन्हें लाया गया है। कल रात से लेकर अब तक कई अलग अलग विमानों में कुल जो भारतीय लौटे हैं उनकी संख्या लगभग 400 है और ये बड़ी सफलता भारत सरकार की। उधर अंतिम सफर पर कल्याण सिंह है। विधान भवन में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इसके अलावा कल पुश्तैनी गांव में अलीगढ़ के पास होगा अंतिम संस्कार। और अब एक बड़ी खबर आ रही है काबुल से। काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी और भगदड़ में 7 अफगानिस्तानियों की मौत हो गई है। जहां 7 लोगों की मौत भगदड़ में हो गई है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए ये भगदड़ मची। हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ब्रिटिश सेना ने कहा काबुल एयरपोर्ट पर स्थिति बेहद खराब है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। तालिबान अफगानिस्तानियों को उधर देश छोड़ने से रोक भी रहा है। एयरपोर्ट पर आने वाले रास्तों को तालिबान बंद कर रहा है। हर आने जाने वाले की तालिबान जांच कर रहा है। लेकिन गंभीर खबर यह आ रही है कि 7 अफगानिस्तानियों की मौत हो गई है और वो मौत हुई है एयरपोर्ट पर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये भगदड़ मची और भगदड़ में 7 की मौत हो गई है। हमारे साथ चंदन है जो अफगानिस्तान से अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। हम चंदन से बात करते हैं। चंदन, सबसे पहले ये बताइए कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर काफी क्योस है। अभी काबुल एयरपोर्ट पर जब आप आए तो वहाँ कैसा हालात है? क्या अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद है? भीड़ है, लाइन है वहाँ पर? नहीं, भीड़ तो है, क्राउड है, बहुत फायरिंग भी चल रहा है वहीं पे। और फायरिंग इसलिए चल रहा है, फायरिंग किसी को टारगेट करके नहीं चल रहा है। फायरिंग इसलिए चाहे वो यूएस आर्मी करे या ब्रिटिश आर्मी करे या तालिबान करे, उन लोगों का मकसद यही है जो क्राउड हो रहा है उसको कम करने के लिए वो लोग हवा में गोली चला रहे हैं। तो अफगानिस्तान में आप कहाँ रह रहे थे? मैं रह रहा था वजीर अकबर खान, स्ट्रीट नंबर 13, डेनमार्क, डेनिश एम्बेसी। अच्छा, डेनिश एम्बेसी में। तो जब वहाँ से आप काबुल एयरपोर्ट तक की दूरी कितनी होगी जहाँ आप रहते हैं? काबुल एयरपोर्ट का 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ। तो किस तरह के हालात हैं अभी वहाँ पर? क्या जो तालिबानी है? हालात ये है, अभी सब सुनसान है, रोड खाली है, कोई है नहीं। हर चेक पोस्ट में, जैसे हमारा इंडिया में जैसे हर जगह चेक पोस्ट में पुलिस वगैरह रहता है, वो लोग पेट्रोलिंग करता है, तो वही ड्यूटी तालिबान कर रहा है। तालिबान। हाँ। तो क्या अभी वहाँ जिस तरह से अटैक, किस तरह के हालात हैं? लोग काफी ज्यादा वहाँ डरे हुए हैं, खौफ है काफी ज्यादा? खौफ तो है ही, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इसलिए अभी पता नहीं, अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ तो कर नहीं रहा है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। तालिबान हम लोगों को सपोर्ट ही किया है, क्योंकि रोड जब हम लोग एयरपोर्ट के सामने 90 आदमी जब इकट्ठा हुआ था, उस टाइम पे पूरा वो लोगों को फायरिंग कर रहा था, बहुत क्राउड था, उसको कम करने के लिए तो हम लोगों को भी भगाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन जब हम लोग बोला नहीं हम लोग इंडियन है, तो हम लोग को एक साइड में कर दिया, बोला तो हम लोग यहीं पे रहो। और अब खबर भारत लौटे भारतीयों की और उस मुहिम की। सुबह 168 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर उतरा। काबुल से अपने देश लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखी। जत्थे में कई अफगानी यात्री भी थे जिन्होंने तालिबानियों की जुल्म की कहानी सुनाई है और वतन वापसी पर खुशी में भारत माता की जय के नारे लगे हैं। तो कुल मिलाकर अब 400 के लगभग भारतीय कल रात से अभी तक देश लौट चुके हैं। तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तुम अफगान हो, अफगानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है। मगर हम आप देख रहे हो कि उस तालिबानों भी एक गुरोह नहीं है, 1000 किस्म तालिबान है। किस से बात करें, किस से ढूंढने, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसलिए हम कोशिश की क्योंकि अफगानिस्तान के हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफगानिस्तान से, कोई जेड़े मुल्क में भी हो, हमारे बच्चे, फैमिली, और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस, कागजात, कंप्यूटर, गाड़ी, सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना था, बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर,
सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। अभी 200 सिख हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। किस्म तालिबान है, किस्म लोग हैं, किसके से लड़ें, किसके से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था, या हम फोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए हम कर सकते आपको दे। मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म लोग हैं। 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है। कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहा है। मैम, सबसे पहले आपको इस वक्त बहुत राहत फील हो रही होगी कि आप यहाँ पहुँच गई हैं अपने फैमिली के साथ। क्या हालात हैं अफगानिस्तान में इस वक्त, और खास करके कल जो अफरा तफरी हुई, कियोस हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो मैं जो कुछ कल हुआ कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ बताऊंगी कि हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे लास्ट वीक सब कुछ चेंज हुआ। वो जो कुछ हो गया हमारे साथ फ्यूचर में बताऊंगी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हालात बने हुए हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं लोगों को, अफगान सिटीजन्स को इस वक्त वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है, वो जो हिंदू और सिख संगत अभी तो अफगानिस्तान में है, वहाँ पे फंसी हुई है, उनकी ज़रूर वो लोग मदद चाहिए। उन्हीं की रिक्वेस्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत की। मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के, मोदी जी से, और सब वो लोगों ने हमारे लिए मदद की कि हम सेफ परिवार के साथ दिल्ली पहुँचे। हमारे सब की तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत एक बुरी सिचुएशन से निकल कर यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों मदद के लिए बहुत ज़रूरत है, उन लोगों को निकाल कर, या दिल्ली या हर जगह के वो लोग ज़रूरत है कि सेफ रहे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब 168 भारतीयों को लेकर ग्लोब मास्टर C-17 उतरा, उस समय हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला वहीं पर मौजूद थे। यात्रियों के चेहरे पर देश लौटने की खुशी, काबुल में तालिबान के डर का मिला जुला भाव अभिषेक ने इन सभी के चेहरों पर देखा। 60 लोग अभी कुछ ही देर पहले इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, वो सब जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। इस 168 में ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन करीब 20 से ज्यादा अफगानी लोग भी जो हैं वो आए हैं, और इनमें उनके सांसद भी शामिल हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है इन सब लोगों के लिए इस फ्लाइट को बोर्ड करने का, क्योंकि कल शाम तक बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। वायुसेना के ग्लोब मास्टर से पहले एयर इंडिया का विमान 94 लोगों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट उतरा। इस जत्थे में 87 भारतीय थे जो अपनी धरती पर कदम रखते ही राहत की सांस लेते हुए भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें सामर्थ्यवान नेता, महान शख्सियत बताया। राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं तो उनके मंत्रिमंडल में रहा हूं और बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है।
तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के लोग तमाम पहुंच रहे हैं और विभिन्न विपक्षी दलों के नेता भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। आइए सीधे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जो बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। अभिषेक, कौन कौन लोग आ रहे हैं? राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, क्या चल रहा है अभी वहां पर? देखिए सईद, इस वक्त कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है ये पार्टी दफ्तर के भीतर रखा गया है। मेरे पीछे वो शव वाहन आपको दिखाई दे रहा है। इससे पार्टी दफ्तर के बाद इनके इस पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और यहां से बकायदा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो सब एयरपोर्ट तक जाएंगे। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में उनके इस पार्थिव शरीर को आज शाम से रखा जाएगा और कल दिन में उनका अंतिम संस्कार नरोरा में होगा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। सुबह से तमाम प्रधानमंत्री आए, जेपी नड्डा थे, आरएसएस के तमाम शीर्ष नेता थे, राजनाथ सिंह थे, सभी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। सबने अपने अपने संस्मरण, अपनी अपनी यादें साझा की हैं। लेकिन अभी कुछ देर के बाद पार्टी दफ्तर से उनकी शव यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि एयरपोर्ट तक जाएगी। हम जैसे ही शव यात्रा शुरू होगी अभिषेक दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन आप मिले थे जुलाई में और 30 जुलाई को अभिषेक ने कल्याण सिंह से बातचीत की थी। उसके बाद कल्याण सिंह बीमार पड़े और यही उनका आखिरी इंटरव्यू था। एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे राम मंदिर आंदोलन का कोई एक नाम, कोई एक हीरो रहा तो वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने न सिर्फ एक दिन की जेल की सजा काटी, बल्कि जुर्माना भी भरा। 2-3 बात कहना चाहता हूं। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और वो इबादत की गर्ज से नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं को आत्मग्लानि की आग में झेलने के लिए बनाई थी। उसको स्वतंत्र करने के लिए अनेक संघर्ष हुए, कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ,
ये बात भी इतिहास के पन्नों में जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया, सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने के बजाय कोई अफसोस नहीं है भाई। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान में मैं छोटा मानता हूँ। वहां पर जिला प्रशासन ने कहा था, रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांग लिए, आ रही है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, लेकिन वे सुरक्षा बल साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ है, उन्होंने रोक रखा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि हम गोली चलावे या न चलावे। ये भी उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि यार गोली चलाई गई तो नरसंहार होगा, बड़ा खून खराब होगा। मैंने लिखित में आदेश किया है, मौखिक नहीं। मौखिक आदेश कई बार लोग नकार जाते हैं। मैंने लिखित में आदेश किया कि जिस स्थिति पर पहुंच गई है अयोध्या की स्थिति, उस स्थिति में अयोध्या में गोली न चलाई जाए, अन्य उपाय कुछ हो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सब अपनाए जाए, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्यों? क्योंकि गोली चलेगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, स्टैम्पीड हो जाएगा, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। और चूंकि पूरे देश भर से कार सेवक आए हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश और देश के अंदर हिंसा की लपटें उठेगी। महबूबा ने तालिबान की शान में जमकर कसीदे पढ़े और तालिबान के बहाने भारत सरकार को धमकी भी दे डाली। भारत में तालिबान फैन क्लब में ये महबूबा मुफ्ती ने ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि बड़े बड़े शायर भी उनके आगे पानी भरने लगे। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी साम्राज्य की तस्वीरें देखकर महबूबा मुफ्ती के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वो तालिबान को अपना आइडल तो नहीं मानने लगी हैं। तो मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाए। तो महबूबा मुफ्ती आखिर कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो कश्मीर में कोई तालिबानी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में तो नहीं जुट गई हैं, जिसे वो सीधे सीधे कहने से बच रही हैं? हुकूमत अभी आ गई अफगानिस्तान पर, तो उसका क्या असर पड़ेगा कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पे? आप क्या पूछ रहे थे? मैं चलिए दूसरा सवाल ही पूछ लेते हैं। तो बताइए महबूबा जी, भारत सरकार को तालिबान के साथ क्या करना चाहिए? और तालिबान के लिए कोई सलाह हो तो वो भी बता दीजिए। मैं तो अपील करूंगी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो जो तालिबान है उनको भी मैं कहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त, तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। महबूबा जी, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है। बस आप तो ये फिक्र कीजिए कि तालिबान आपकी सलाह मानकर थोड़ी इंसानियत बरते, वरना पीएम मोदी की बात सही साबित होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। तो याद रखिएगा महबूबा जी,
तालिबान ने आज भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन रहेगा तो वो आतंकवादी संगठन ही। लेकिन महबूबा मुफ्ती को सब्र ही नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया, वो भी वैसा ही कुछ कश्मीर में कर देंगी। ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा। उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। धारा 370 का खात्मा हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के सिर से उसका हैंगओवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद की किरण नजर आती है तो कभी चीन से। और महबूबा मुफ्ती ने तो हद ही कर दी, वो कश्मीर को तालिबान का उदाहरण देकर भड़का रही हैं। सफर करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस के लिए ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। पत्थर उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। बंदूक उठाने के लिए, चाहे वो आपका बंदूक हो वर्दी में या यहाँ का बंदूक हो नौजवान के हाथ में, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए सब्र के लिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कल पीएम ने क्या कहा था? पीएम ने एक ही बात कही और हमेशा उनका कहना था कि जो टॉलरेंस है वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। लेकिन आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के जो लोग ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं जो है खोट छिपा होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सबको पता है कि महबूबा मुफ्ती को धारा 370 से सजा कश्मीर चाहिए, जिसमें वो अपनी सियासत के बीज दोबारा बो सके। लेकिन इसके लिए वो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन को अपना आदर्श मानने लगे तो सवाल पूछा ही जाएगा, क्या महबूबा मुफ्ती को तालिबान में कोई कमी नहीं दिखती? सारी कमियां भारत सरकार में ही दिखती हैं। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, कुलगाम, आज तक। अफगानिस्तान की तालिबानी धरती से अपने लोगों को बचाने के लिए भारत ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। काबुल से ग्लोब मास्टर विमान से 168 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत सुबह ले आया गया। भारत की सरजमी पर पहुंचते ही सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भारत का शानदार एयरलिफ्ट ऑपरेशन, तालिबानी आतंक के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल से 168 लोगों को लेकर आया ग्लोब मास्टर। भारतीय वायुसेना का रौबीला C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन जब दिल्ली गाजियाबाद की सरहद के करीब हिंडन वायुसैनिक अड्डे पर उतरा तो उसमें सवार थी डर से आजाद होने की उम्मीदें, नई जिंदगी के सपने और तालिबानी शिकंजे से दूर होने की खुशी। तालिबानी आतंक और डर के माहौल से पस्त हो रहे काबुल से ये ग्लोब मास्टर 168 लोगों को सुरक्षित तरीके से
सैकड़ों किलोमीटर दिल्ली लेकर आ गया। इन 168 लोगों में 107 भारतीय थे। अब जरा ग्लोब मास्टर से उतरे लोगों के चेहरों पर नजर दौड़ाइए। भारत की सरजमी पर उतरने के बाद इनके चेहरे पर ना कहीं डर था और ना ही दर्द। भारतीय वायुसेना ने जोखिम भरा और जोशीला एयरलिफ्ट ऑपरेशन छेड़ रखा है। एक के बाद एक विमान काबुल से भारतीयों को ही नहीं, वहां फंसे सिखों और अफगानियों को लेकर भी भारत आ रहे हैं। 168 लोग अभी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाए गए हैं भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में। इस समय इनकी यहाँ पे जो इमिग्रेशन प्रोटोकॉल प्रोसीजर है वो पूरा किया जा रहा है। बहुत राहत महसूस हो रही है इन सब लोगों को। हमने काफ़ी लोगों से बात भी की और सबका कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को एयरपोर्ट आने से रोक रहा है। खास करके जो अफगान लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ की जा रही है अगर वो अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी तो आ ही हैं इस जहाज में, इसके अलावा अफगान सिटीजन्स भी थे जिनमें 2 सांसद भी अफगानिस्तान में इसमें शामिल थे। और भी बहुत सारे अफगानी लोग हैं, अपने परिवारों के साथ आए हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े लोग सब जो हैं यहाँ पे लाए गए थे। आने वाले दिनों में इस तरह की और सॉर्टीज चलती रहेंगी। हिंडन एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद इन सब लोगों को लाउंज में ले जाया गया। यहाँ माहौल एकदम जुदा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हर शख्स के चेहरे पर सुकून था। जो लोग काबुल से बचाकर लाए गए उनमें बड़ी तादाद में महिलाएं थीं। इनके गोद में बच्चे थे। कई दिनों तक तालिबान से बचते बचाते ये लोग आखिर काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और फिर भारत लौटे। जरा एक अफगानी की जुबानी सुनिए कैसे अफगानिस्तान में हालात डरावने हैं। उन लोगों ने सिक्योरिटी वालों को जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहाँ पे। अभी कोई नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, जैसे सब लोग मतलब एब नॉर्मल है वहाँ पे। लाइफ बिल्कुल ही टफ है, सब कुछ रुका हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपके पास अच्छी गाड़ी हो वो गाड़ी छीन लेते हैं। उन्होंने अपने बैरिकेड लगाए हैं और चेक पॉइंट्स गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, गाड़ी छीन लेते हैं आपके साथ। मतलब आदमी सिक्योर फील नहीं कर सकता। आप अच्छी गाड़ी में बाहर नहीं आ सकते, आप अच्छी पोजीशन में बाहर नहीं जा सकते। एक डर सा है लोगों में। अफगानिस्तान की महिला सांसद अनारकली के चेहरे पर भी अब मुस्कान है, लेकिन तालिबान की दहशत उनकी बातों में साफ झलक जाती है। वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है, वो जो हिंदू और सिख संगत अभी तो अफगानिस्तान में है, वहाँ पे फंसी हुई है, उनकी जरूर वो लोग मदद चाहिए। हर चेहरे पर जान बच जाने का सुकून है और हर शख्स की जुबान पर भारत सरकार के लिए लाख लाख शुक्र है। सबके पास तालिबान राज की डरावनी यादें भी हैं। तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है। गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात खराब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वजीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान है, आम लोग तो बिल्कुल ज्यादा परेशान है। अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। अभी भारत के कई और लोग काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में फंसे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने आक्रामक मुहिम छेड़ रखी है उसको देखकर यकीन हो जाता है कि हर भारतीय महफूज भारत लौटेगा। अभिषेक भल्ला, आज तक। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन जबरदस्त तारीफ के काबिल है। अमेरिकी सैनिकों की मदद से और कतर और ताजिकिस्तान की मदद से भारत ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने ज्यादातर लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। आज आक्रामक अभियान की झलक देखने को मिली जब 24 घंटों में एक साथ 400 लोग भारत पहुंचे।
तालिबानी राज से अपने लोगों को निकालने में अमेरिका जैसे सुपर पावर के भी पसीने छूट रहे हैं, वहां से भारत एक के बाद एक उड़ानों से अपने लोगों को निकाल रहा है। भारत की मजबूत इच्छा शक्ति काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ गई है। रविवार को एक साथ 3 विमानों से अफगानिस्तान से बचाए गए लोग भारत पहुंचे। भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकातों का इस्तेमाल किया है। नतीजा ये है कि भारतीयों के रेस्क्यू में अमेरिकी जवान मदद कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिकी जवानों के नियंत्रण में ही काबुल हवाई अड्डा है। भारत को यहां से हर रोज 2 उड़ानें चलाने की इजाजत मिल गई है। भारत के अब सिर्फ 400 लोग अफगानिस्तान में बचे हैं। भारत ने कूटनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल किया है। नतीजा ये कि भारतीय सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच पा रहे हैं। भारत ने एयरलिफ्ट ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से चलाया है। भारतीय उड़ानें दुशांबे, ताजिकिस्तान, कतर रूट से आ रही हैं। रविवार को हिंडन पर ग्लोब मास्टर उतरा तो एयर इंडिया की एक उड़ान से भी बचाए गए भारतीय दिल्ली लौटे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये तस्वीरें ट्वीट की हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से 87 भारतीय ताजिकिस्तान रूट से भारत लौटे। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी हैं। अफगानिस्तान में सालों से रह रहे भारतीय मूल के लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की सुबह तक 3 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए ये तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इनकी वतन वापसी हुई है। फिलहाल अभी इमिग्रेशन के अंदर उनकी चेकिंग जो है वो चल रही है। 200 के आसपास पैसेंजर्स जो हैं वो बताया जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 जो पैसेंजर्स हैं वो अफगानिस्तान मूल के हैं। भारत सरकार की कोशिशों के कारण इन भारतीयों को मानो दोबारा जिंदगी मिली, लेकिन सवाल अफगानिस्तान की आधी आबादी का है। वहां महिलाएं संकट में हैं। तालिबान शरिया कानून का हवाला देकर उन पर जुल्म कर रहा है। तालिबान दुनिया से चाहे लाख वादे कर ले कि वो अब बदल गया है, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। तालिबान भले ही कह दे कि उसके राज में महिलाओं की सूरत बदलेगी, लेकिन हकीकत छिपी नहीं है। तालिबान अपनी छवि को चाहे जितनी साफ सुथरी बताए, लेकिन उनकी असलियत पूरी दुनिया जानती है। कुछ दिनों पहले की ही ये तस्वीर है। तालिबानी दहशतगर्दों ने अफगानी मॉडल के पोस्टर पर कालिक पोत दी। ये उनके जुल्म सितम की एक बानगी भर है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कहर का शिकार महिलाएं बन रही हैं। जिनकी किस्मत ने साथ दिया वो तो बचकर निकल गईं। आर्याना अफगानिस्तान की मशहूर सिंगर हैं, जिनकी आवाज का जादू हिंदी गानों में चलता है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। आर्याना सईद हमेशा से तालिबानी तालीम और विचारधारा की विरोधी रही हैं। इसी सोच की बदौलत उन्होंने तालिबान से दुश्मनी मोल ले ली। तालिबान की सोच के मुताबिक आर्याना की जिंदगी भी महफूज नहीं थी। जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की वापसी हुई तो इन्हें जान बचाकर अपने मुल्क से बाहर भागना पड़ा। तालिबानी की क्रूरता से बचकर अब वॉशिंगटन पहुंच चुकी हैं। आज तक संवाददाता गीता मोहन ने आर्याना सईद से खास बातचीत की और जाना कि कैसे उन्हें तालिबान का खौफ सता रहा था। इतना बुरा हाल था क्योंकि अगर आप पहचान ही जाती तो आपके साथ क्या होता। शायद मुझे they would have cut me into pieces और because मैं एक women's activist हूँ अफगानिस्तान में, जो अगेंस्ट तालिबान मैंने बहुत पोस्ट किया है, बहुत बातें की है इंटरव्यूज में, और मेरे लिए वाकयान बहुत एक टेरिफाइंग और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था बाहर निकलना। हम वो दिन जो बाहर निकल रहे थे, हम 5 तालिबान चेक पॉइंट से निकले। आर्याना को अपने मुल्क की हालत देख रोना आ रहा है। वो वहाँ की सत्ता को कोस रही हैं, जो संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान का मुकद्दर तालिबान के हाथों सौंप कर भाग गए। क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अशरफ गनी ने
जो लीडरशिप है अफगानिस्तान की, उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को, वहां की औरतों को धोखा दे दिया? बिल्कुल, मुझे ये यकीन है कि उन्होंने अफगानिस्तान को भेजा in the hands of terrorists and Pakistan. मेरी feelings, मेरा heart सब अफगानिस्तान में है, और लोगों के साथ, वो सब औरत और children जो अफगानिस्तान में है। तालिबान ने हाल ही में कहा था कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, काफी कुछ बदला है और काफी कुछ बदलेगा। महिलाओं के हक को लेकर भी सफाई दी। तालिबान ने कहा कि शरिया कानून के तहत महिलाओं को कई हक दिए जाएंगे। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. लेकिन क्या वाकई तालिबान बदल गया है? अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने का वादा करते तालिबान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, उसका सबूत हैं टीवी एंकर शबनम दावरान। तालिबानी राज में इन्हें महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें न्यूज पढ़ने से रोक दिया गया। शबनम ने वीडियो जारी कर कहा है कि ऑफिस पहुंचने पर इन्हें दफ्तर के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का RTA यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहाँ मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। ये कड़वा सच है तालिबान का, लेकिन तालिबानी कमांडर बदलाव की दुहाई दे रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे अफगानिस्तान को बदलेगा तालिबान? दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।